बिहार में दो गठबंधन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। एक गठबंधन को अपनी सत्ता बचानी है और दूसरे गठबंधन को सत्ता में आना है जो 2005 से सत्ता में नहीं आया। मतलब 2 दशक से आरजेडी सत्ता में आने के लिए झटपटा रही है। 2015 में जिस वक्त तेजस्वी यादव का राजनीति में एंट्री हुआ था, उस वक्त लगा था कि तेजस्वी यादव वाकई में बिहार के एक युवा नेता बनकर उभरेंगे और एक अलग पहचान, लालू यादव से एक अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त 2025 की अगर बात करें तो वो भी उसी राजनीति को कर रहे हैं जो पिता की विरासत में मिली थी या जो पिता ने राजनीति की है। अब एक बार फिर से दम भर रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर। दोनों कोशिश में है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाए। जब यात्रा हुई थी बिहार में राहुल गांधी की एसआईआर के खिलाफ, उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने कई बार कहा था, खुद को मुख्यमंत्री कहा था और अब तो खुलेआम कहने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन अभी तक नहीं कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से एक वादा किया गया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब बिहार में परिवार हैं लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा, 2.69 करोड़ परिवार हैं बिहार में। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो लगभग 3.5 से 4 लाख सरकारी नौकरी हैं। तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी आखिर तेजस्वी यादव किस फॉर्मूले से देंगे, उसी फॉर्मूले को बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा। आप लेखक भी हैं ब्रोकन प्रॉमिसेस के। बहुत शानदार तरीके से बिहार की जो गाथा है आपने उसमें लिखी है, बिहार के जो फेज रहे हैं लालू और नीतीश वाला। अब मुझे वो फॉर्मूला बताइए जिस फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए 3.25 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, और अगर एक सरकारी नौकरी 5,000 रुपए की भी दें तो मुझे लगता है मतलब वो उसे क्रॉस कर जाएगा जो बजट है बिहार का। किस फॉर्मूले से 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देने वाले हैं। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि 47 करोड़ कर्मचारी केंद्र सरकार के हैं, राज्यों के नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारी इस देश में हैं। जी, एक फॉर्मूला तो कोई भी नहीं है अभिषेक जी जिसमें मुझे लगता है कि जिससे जस्टिफाई कर सके इतनी सारी नौकरी। वो संभव ही नहीं है। बहुत प्लेनली बोलूं तो संभव नहीं है। एक तरह से वो चुनावी जुमला है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जब सत्ता में आने के लिए एक डेस्परेशन होता है, जब उनको दिख रहा होता है कि और कोई तरीका नहीं है सत्ता में आने का ऐसे भी, तो कुछ ना कुछ बोल के सत्ता में आ जाते हैं, बाद में देख लेंगे कि क्या करना है। बिहार में मैक्सिमम आप जाइएगा तो 15 लाख से 20 लाख सरकारी नौकरी तक आप खींच सकते हैं। उससे ज़्यादा संभव ही नहीं है। ना आपके स्टेट का बजट अलाउ करता है, ना आपके पास पोजीशंस है। तो आप कैसे किसी को नौकरी दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार का एक चुनावी जुमला है जिस प्रकार के दूसरे जुमले हैं। और बिहार के लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति नौकरियों की देने की बात कर रहा है। और इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो बहुत सारे लोग उसमें लिख रहे थे कि अच्छा नौकरी देने जा रहे हैं, इसका मतलब अब जमीन लेंगे सबसे। हाँ, ये भी किसी ने, मैंने भी देखा कि मतलब जब उसे नौकरी, कोई शर्तें हैं शायद कि उसे हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस बात की, उसे नौकरी दी जाएगी जिसके पास जमीन होगी। नहीं, वो सब ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात आने लगी। हाँ। क्योंकि जो इतिहास रहा है उसमें लालू जी ने जब रेल मंत्री थे तो जो ग्रुप डी की नौकरियां दी, उसके बाद इन लोगों से जमीनें लिखवा ली। उन पर लैंड फॉर जॉब्स का केस भी चल रहा है, चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। उसमें तेजस्वी भी उस चार्जशीट में है। इनफैक्ट आप पूरा इतिहास देखेंगे लालू जी का, आप सबसे पहले इनफैक्ट आप 94 में जाइए। उस समय एक उन्होंने बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया था लालू जी ने, रमाश्रय प्रसाद यादव को। तो सबने कहा कि यार अपनी जाति के एक व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त कर दिया बीपीएससी का, मतलब बहुत जातिवाद के आरोप लगे, लेकिन उसे भी छोड़ दीजिए। रमाश्रय प्रसाद यादव ने उसके कुछ दिनों बाद क्या किया, दानापुर में उनकी जमीन थी, वो उन्होंने 2 व्यक्तियों को बेच दिया, मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन को। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी जमीन बेच दी। मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन ने कुछ दिनों बाद उसी जमीन को दान में दे दी लालू जी के बच्चों को, और बाद में मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन बन गए एमएलसी बिहार में। तो बीपीएससी के अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने जमीनें ली। जब यूपीए 1 में कांति सिंह और रघुनाथ झा को मंत्री बनाया गया, उनसे जमीनें लिखवा ली गई। कांति सिंह ने अपने 99 डिसमिल जमीन पटना में और 3 मंजिला मकान लालू जी के बेटे के नाम से लिखा, सोचिए मंत्री बनने के लिए। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। करीब करीब हम लोगों ने पहले ही बात की है, उनके पूरे परिवार के पास 141 जमीन के प्लॉट्स हैं, 30 फ्लैट हैं करीब, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों से लिखवाई हुई है, गिफ्ट में लिखवाई हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने, जैसे हृदयानंद चौधरी हैं, ललन चौधरी हैं, चार्जशीट में नाम इन लोगों का, ये लोग खुद बीपीएल परिवार से हैं और जमीनें गिफ्ट में दी हुई है। ठीक है, क्या तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं जिस रास्ते पर, जिस तरीके से लालू यादव राजनीति किया करते थे? देखिए, वो युवा है, नई पीढ़ी के हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो नई राजनीति करेंगे। वो बोलते भी थे कि ये पुरानी आरजेडी नहीं है, हम A to Z की पार्टी हैं।
लेकिन बोलना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी हैं, तो आप फिर सभी वर्गों का वैसे ही सम्मान करेंगे, लेकिन आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी आप ही के जाति के अराउंड घूमता है। 2015 में उन्होंने हर दूसरा टिकट अपनी जाति के व्यक्ति को दिया, 48% टिकट यादव को दिया। जबकि वो बात क्या करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या कितनी है उनकी जाति की? 14%। 2020 में ये 40% टिकट दिया उन्होंने। वो करप्शन की बात करते हैं, क्राइम्स की बात करते हैं कि अब वैसे लोग नहीं हैं आरजेडी में, अब हम साफ सुथरी पार्टी है। अभी सिवान में गए थे, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद के नारे लगवाए। अभी भी उनकी पार्टी में वही सारे लोग हैं जो जंगल राज के समय थे। अभी भी वो सुरेंद्र यादव है, अभी वो रीतलाल यादव है, अभी वो मुन्ना यादव है, सब लोग वही हैं। तो वो चेंज दिखना भी चाहिए ना कि आखिर कैसे आप नई पार्टी बोल रहे हैं, कैसे आप दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ अब मैं उन सिद्धांतों पे नहीं जाता हूँ। ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा, मैंने जब आपकी किताब पढ़ी, ये इसका जो सेकंड चैप्टर जब मैंने आपकी किताब का ही पढ़ा है, ब्रोकन प्रोमिसेस सर की किताब है, इसमें आपने एक चीज़ लिखी है वो मुझे थोड़ा अटपटी लगी। मतलब मैं उसको समझना भी चाह रहा था आपसे कि जिस वक्त लालू यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे लेकिन बन गए, बनने के 1 साल के अंदर वो इस बात को समझ गए कि सरकारी जो तंत्र है वो बड़ा लेट रतीवी के साथ काम करता है, उससे आप सत्ता में तो नहीं रह सकते। तो वो उन्होंने जाति वाला फैक्टर उन्होंने अपनाया। वहाँ भी एक युवा मुख्यमंत्री था, वो भी जाति की तरफ गया, वो भी सुधार समाज में ना करने की बजाय सत्ता में कैसा बना रहे वैसे जाए। तो उस फेज़ को बिहार ने देखा है कि लालू ने कैसे राजनीति की है। तो क्या अब इस तरीके से तेजस्वी भी उसी रास्ते पर जिस तरीके से आगे हैं, विश्वास कर पाएगी जनता? क्या होता है ना, लालू जी ने एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनाया MY का। अब तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि वो बोलते हैं कि मैं A to Z की पार्टी बनाऊंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, लेकिन दूसरी तरफ डिलेमा क्या होता है कि अगर मैं सबको साथ लेके चलने लगा तो कहीं जो ये मेरा अश्योर्ड वोट बैंक है MY का, ये भी ना टूट जाए। तो नॉर्मल दिनों में आप देखेंगे वो बात करते रहेंगे तो सारे समाज के साथ जा रहे हैं, सारे समाज की बात कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आने लगेंगे, ये पैटर्न आप देखेंगे, वो घूम फिर कर बात करने लगेंगे MY की। इनफैक्ट वो खुद अगर नहीं भी करेंगे तो उनकी पार्टी के लोग, अभी उनकी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष, एक विधायक, वो खुलेआम भूरा बाल साफ करो का फ्रेज दे रहे हैं, नारा अभी दे रहे हैं। इस जमाने में सोचिए। तो उस जब उन्होंने वो नारा दिया तो इन्होंने एक ट्वीट करके या कोई बयान देके ये नहीं कहा कि नहीं ये नारा से मैं वाकिफ नहीं रखता हूं, ये नारा गलत है। तो इसका मतलब क्या होता है? फिर आपको उसको इम्प्लिसिटली सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप भले ही नॉर्मल डेज पे कितने भी प्रकार के भाषण देते रहें, अभी आपने कहा कि मैं शिक्षा की बात करूंगा तो मोकामा जाके कलम फेंक के बांट रहे हैं। उस पर भी बड़ा विवाद। जिस व्यक्ति को इतनी कल्चरल सेंसिटिविटी नहीं है इस देश की कि हमारे यहाँ कलम को कैसे पूजते हैं, उसकी पूजा होती है प्रॉपर, और गिर जाए तो उसको उठा के माथे से लगाते हैं। क्योंकि ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा, हम सोचते भी नहीं इस चीज में, और उसको ऐसे मुट्ठी में भर भर के ऐसे फेंक रहे, ऐसे कोई टॉफी या कोई ऐसी रेवड़ी टाइप हो, पैसे हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो सिर्फ बोलने से आपके नहीं लगेगा, वो चेंज आप में दिखना चाहिए। आप में दिखना चाहिए कि आप अलग हैं अपने पिता से, वो अलग आप नहीं दिखते हैं। ये जवाब बीजेपी नेता का था या फिर जो लेखक है मृत्युंजय शर्मा ब्रोकन प्रोमिसेस के उसके? नहीं, मेरा एक पॉलिटिकल, मैंने जैसे आपकी किताब ये पढ़ी है, एक बीजेपी नेता होने के साथ में जिस अपने न्यूट्रलिटी के साथ ही किताब लिखी है, मैं वो वाला जवाब आपसे चाहता हूँ। तेजस्वी यादव एक्चुअल में है क्या? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मेरा एक पॉलिटिकल अफिलिएशन हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको उसमें लगे कि ये लॉजिकल नहीं लग रहा तो हम लोग हमेशा डिबेट कर सकते हैं। तो मैं लॉजिकल ही बोल रहा हूं। मैंने तो अभी इस बात की भी जिक्र नहीं की कि आप खुद आपने 9वीं पास नहीं की, मैं उसको भी साइड कर दे रहा हूं। जबकि मुख्यमंत्री के बच्चे रहते हुए अगर आप सीएम हाउस में आप 9वीं पास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा पे कैसा जोर था आपके परिवार में और आपने क्या जोर दिया जिंदगी भर। एक तो वहीं पे सबसे बड़ी गलती है, मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूं कि आपने किसी रीजंस के कारण पढ़ाई नहीं की। जब आप सत्ता में आए हैं जब से, तब से जो आपके भाषण, वक्तव्य, जो चर्चाएं होनी चाहिए, तो उसमें जो सीरियसनेस होना चाहिए। जैसे आपने नौकरियों की ही बात की, तो आप कहते मैं यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे प्राइवेट नौकरियां जनरेट करने की कोशिश करूंगा, उद्यम जनरेट करने की कोशिश करूंगा। ये कितना हास्यास्पद है बयान। कोई बिना पढ़ा लिखा गांव का सबसे निरीह व्यक्ति बता सकता है कि ये जो बयान है कि 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे हम, ये बेतुका बयान है। कोई भी ये बोलेगा। तो आप जब इस प्रकार का बयान देते हैं, उसके बाद कैसे कोई आपको सीरियसली लेने लगेगा? तो खुद का मजाक उड़वा रहे हैं ना इस प्रकार का बयान देके। परिवार में क्या चल रहा है? सबको पता है परिवार, मुझे लगता है ये एकजुट है। देखिए, कभी भी अगर सत्ता ना ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी की तरह, बहुत ऑनेस्टली, जो इस परिवार में लालू जी की पार्टी थी, लालू जी ने ट्रांसफर कर दिया अपनी अगली पीढ़ी को।
वो मानते हैं कि तेजस्वी मेरे उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जितने भी बच्चे हैं सबको लगता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो सब में बंटना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की तरह उसको देख रहे हैं, उस पार्टी Treat को, उससे है ना। किया है। तो इसलिए उसमें मीसा भारती भी एक हिस्सा चाहती है, उसमें रोहिणी भी एक हिस्सा चाहती है, उसमें तेज प्रताप भी हिस्सा चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि बाकियों को अब तेजस्वी थोड़ा इनसिक्योर क्यों फील करते हैं, क्योंकि अगेन अगर मैंने खुद से मेहनत करके एक पार्टी बनाई होती तो मुझे पता है मेरी पार्टी है, कोई भी आके कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरा। लेकिन उनको दिख रहा है कि प्रॉपर्टी की तरह मेरे को ट्रांसफर हुई है, विरासत के तौर पे। तो लालू जी ने अगर कल को गलती से भी हाथ रख दिया तेज प्रताप के ऊपर तो उधर चली जाएगी पूरी की पूरी पार्टी उठ के। तो इसलिए वो इनसिक्योरिटी रहती है। इसलिए आप देखेंगे मौके की तलाश रहती है कि कब मौका मिले तो मैं दूसरे जितने भी कंटेंडर्स हैं इस प्रॉपर्टी के, चाहे मीसा भारती हो, रोहिणी हो, तेज प्रताप हो, उसको मैं किसी तरह से काट के हटा सकूं। राहुल को साथ लाने का फायदा मिलेगा या नुकसान? कांग्रेस का कुछ वोट बेस बहुत ऑनेस्टली बिहार में है नहीं। 12 सीटें तो मिली थी ना शायद पिछली बार, 10 या 12, 19 सीटें। 70 लड़ा था उन्होंने, 19 सीटें जीती थी। कॉम्बिनेशन में लड़ते मिलेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक ऐसे सॉलिड वोट बैंक जो बोलते हैं ना, वो वाला मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? क्योंकि एसआईआर की मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं बिहार में, जितने सर्वेज भी मैंने देखे हैं इस विषय पर बात नहीं करते हैं, एसआईआर के विषय पर, क्योंकि वो मुद्दा ज़मीनी मुद्दा नहीं है। देखिए कोई भी मुद्दा कब चुनावी मुद्दा बनता है, जब उससे आम व्यक्ति जो है ना, अगर वो पीड़ित होगा तो उसको चुनावी मुद्दा मानेगा। जैसे अगर भ्रष्टाचार की बात कीजिएगा कि जो अंचल कार्यालय वहाँ भ्रष्टाचार है, तो आम आदमी बोलता है कि हाँ मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी दिक्कत होती है, तो उससे कनेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप बात करने लगेगा कि अरे इजराइल ने पैलेस्टीन पर अटैक कर दिया इसके लिए हमें वोट देना होगा आपको, तो आम आदमी आपसे नहीं जुड़ेगा कि उससे मेरे को क्या लेना देना। एसआईआर में भी यही है। आपके जितने भी रिपोर्टर्स आप देखते होंगे वहाँ पर जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोगों के सामने माइक लगा के पूछ रहे हैं, उन्हीं की रैली में कि क्यों आए हो, तो वो वोट काट दिया गया सबका इसलिए आया, तो पूछा जाता आपका वोट कटा है, नहीं मेरा नहीं कटा, मेरा तो है। तो व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है कि जिसका वोट कट गया है। पूरे उन्हीं की रैलियों में एक दो जिन्होंने बड़े सामने लाके किए भी, उसमें भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जो है उसमें किरकिरी हुई। हाँ, बाद में आके उन्होंने कह दिया नहीं मतलब ये तो है ही नहीं, हमें तो कहने के लिए कहा गया था। तो इसलिए वो मुद्दा आम लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए उससे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा वादा किया है जिसे शायद कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अगर सुनेगा तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो पूरी तरीके से एक तरीके से फर्जी सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा 14 नवंबर जब रिजल्ट आएंगे बिहार के, उस दिन क्या ये पैतरा तेजस्वी यादव का चल पाता है। बाकी फिलहाल जिस तरीके की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो बैगेज छोड़ने की उन्होंने 2015 में कोशिश की थी पिता के बैगेज को, वो साथ लेकर वो चल पड़े हैं और शायद मतलब उसका भी असर देखने को इस चुनाव में जरूर मिलेगा। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।